दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हम महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष, मगध में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सभी वंशों को हम देख चुके हैं। मैंने दोस्तों महाजनपद काल की एक वीडियो बनाई है और मगध के उत्कर्ष की एक वीडियो बनाई है। इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप उन दो वीडियोज़ को देखिए, फिर इन प्रश्नों को भी करिए। यकीनन दोस्तों आपको प्रश्न करने में कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा कि हाँ, जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं और दोस्तों लोगों की तरह आपको प्रश्न इजी नहीं कराता, मैं आपको प्रश्न की शुरुआत ही करता हूँ टफ से। आप पहला क्वेश्चन अगर मेरा देखेंगे तो निम्नलिखित मगध राजवंशों के कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। अगर आपने मगध राजवंश को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ भी लिया है और जो क्रम उनका रहा है उनका सही से याद नहीं किया होगा, तो फिर आप एक भी प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। मैं प्रश्न कराने को दोस्तों आपको 200, 250, 300 प्रश्न करा सकता हूं मैं अपनी दो वीडियो से केवल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और मैं भी आपको सिर्फ व्यू के चक्कर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं आपको वो प्रश्न कराऊंगा जो आपको यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस दें, साथ में जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में बने तो इन प्रश्नों को देखकर आप इजीली उन प्रश्नों को कर पाएं। और एग्जाम में दोस्तों जब हमारा एक प्रश्न सही होता है तो कॉन्फिडेंस हमारा इतना बढ़ जाता है कि जो प्रश्न हमें नहीं भी आते हैं तो वो प्रश्न सही होने लगते हैं। और अगर हमारे शुरुआत के प्रश्न ही गलत हो जाते हैं तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस आते हुए प्रश्न भी हमें एग्जाम में गलत होने लगते हैं। तो दोस्तों प्रश्न मैं आपको 50 इस वीडियो में कराऊंगा और वो प्रश्न है जो यूपीएससी में, पीसीएस में, एसएससी वगैरह के टॉप प्रश्न है, जो आपको प्रश्न करने में लगेगा कि हाँ प्रश्न है। और सभी प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि आपने अगर मेरी दो वीडियोस को नहीं देखा है उनको देखिए, फिर इन प्रश्नों को करिए। दोस्तों 30-35 मिनट दो वीडियो है 35-35 मिनट की, उनको आप देख लीजिए। इसके बाद में आप क्वेश्चंस को करिए। यकीनन आपको ना केवल कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि जो महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे उनमें किस तरीके से संबंध बने थे, बिंबिसार ने तीनों जो विवाह किए थे किस तरीके से कौन कौन से विवाह किए थे, महावीर स्वामी चेटक की बहन, ये सभी जो प्रश्न बनते हैं इजीली आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों हमने वीडियो में देखा था कि पहला जो मगध साम्राज्य पर जब उत्कर्ष होता है तो पहला जो राज करने वाला पुराणों के अनुसार वंश था वह था बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश। दूसरा जो वंश आता है वह आता है दोस्तों हर्यक वंश। अब देखिए एग्जाम प्रश्न में दोस्तों बृहद्रथ वंश तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दूसरा जो है वह हर्यक वंश ऑप्शन दिया है। तो हमारा जो पहला होगा वह चौथा पहले नंबर पर होगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम और भी देखेंगे। हर्यक वंश के बाद में क्या आता है? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। तो चौथे के बाद पहला आएगा। नंद वंश के बाद फिर मैंने आपको मौर्य काल नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने पूरी रूपरेखा तैयार की थी कि हाँ किस तरीके से यूनानियों का आक्रमण होता है, घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना, ये सभी मैंने चीज़ें आपको बता दी थी कि मैंने पूरा एक कालानुक्रम बता दिया था ताकि जो प्रश्न बने आप उन्हें इजीली कर पाएँ। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों हर्यक वंश, इसके बाद में शिशुनाग वंश तो ऑप्शन में है नहीं है, फिर आएगा नंद वंश, इसके बाद में मौर्य वंश, फिर आएगा दोस्तों शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी पीसीएस के और यूपीएससी के टॉप प्रश्न है दोस्तों। देख सकते हैं 2008 छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो दोस्तों देखते हैं। पार्श्वनाथ, जनतंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य और चेटक लिच्छवी। जो हमने देखा था कि चेटक जो कि किससे संबंधित है? लिच्छवीय गणराज्य के राजा से। ऑप्शन हमारा दोस्तों डी सही है। देख सकते हैं आर्यस का 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार शाक्य से संबंधित नहीं थे, स्कंदगुप्त मौर्य थे नहीं थे, गुप्त साम्राज्य से संबंधित पार्श्वनाथ जनतंत्रिका थे नहीं थे। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से 2-4 राजवंशों को जोड़ के प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
कि 6ठी शताब्दी ईसवा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के किससे? जैन धर्म के भगवतीय सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जो पाणिनि की दोस्तों अष्ट अध्यायी है उससे हमें 22 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। पूछ रहा है बौद्ध ग्रंथ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी प्राप्त होती है 16 महाजनपदों की। ऑप्शन इसका जो कौन सा डी सही हो जाएगा। पीसीएस 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? दोस्तों मेरे प्रश्न कराने का सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है आप उस थ्योरी को प्रश्नों में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और एक ही प्रश्न को मैं जितने एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है वो हर तरीके से आपको प्रश्न दिखाता हूं ताकि आप देख सके कि एक ही प्रश्न को एग्जामिनर कितने तरीके से घुमा से आपसे पूछ सकता है। अपनी आप सोच को डेवलप कर पाए और देख सके कि हाँ जो हमने थ्योरी पढ़ी है एग्जामिनर उस थ्योरी से कितने प्रश्नों को और बना सकता है, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न बने तो आप आसानी से कर पाएँ। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा हमारे कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। देख सकते हैं दोस्तों एक ही प्रश्न कितनी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एसएससी वगैरह में दोस्तों यह मैं कहता हूं कि हर साल किसी ना किसी एग्जाम में तो बराबर पूछा ही जाना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके हैं? तो भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं आप बताइए इसका आंसर क्या लगा सकते हैं। कुछ बच्चे लगाएंगे तांबा, कुछ लगाएंगे सोना, लेकिन दोनों गलत है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा चांदी। भारत में जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए वो किसके प्राप्त हुए? चांदी के प्राप्त हुए हैं, 2010 का है। और सिक्के को अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। प्रश्न पूछा गया है यूपी आरओ 2017 का। हमारा पहला जो ऑप्शन है वह है अंग। मैंने आपको इन महाजनपदों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने की कोशिश की थी और 16 महाजनपद में मैंने ट्रिक्स लगाई थी कि आप किस तरीके से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जो हमारा पहला है वह अंग। अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। ट्रिक्स को याद रखिए दोस्तों कि वत्स यानी कि बातें करेंगे कब करेंगे? शाम को, कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है? मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। लेकिन जो हमारा गलत ऑप्शन है वो कौशल। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं है। कौशल की क्या राजधानी है? अगर आपने वीडियो को देखा है दोस्तों तो इसका ऑप्शंस आप कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स में आप बताइए कि कौशल की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों सम्मिलित करना है। सूची 1 में राजा है और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है मगध। मगध के राजा दोस्तों कौन थे? मगध का राजा था कौन था दोस्तों? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए। मगध का राजा था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। दूसरा है हमारा वत्स। वत्स का राजा कौन था? वत्स का राजा था बताइए आप। वत्स के राजा कौन थे? वत्स के राजा थे राजा उदयन। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, इसलिए मैं आपको देखता हूँ कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। थ्योरी दोबारा मैं आपसे फिर कहूँगा दोस्तों कि थ्योरी के अच्छे से पढ़िए। एग्जामिनर जितने भी तरीके से प्रश्न पूछेगा आप इजीली उन प्रश्नों को कर पाएंगे। और आप जब प्रश्न करेंगे थ्योरी के बाद तो आपको खुद प्रश्न करने में मजा आएगा, अंदर से खुशी होगी कि हाँ यार मुझसे भी अब प्रश्न बनने लगे हैं। दोस्तों जो हमारा अगला है वह है अवंती। अवंती के राजा थे राजा पिरगोद। अवंती के राजा कौन थे? राजा पिरगोद थे। अगला है दोस्तों कौशल। कौशल के राजा कौन थे? कौशल के राजा थे राजा पिरसेनजित। इनकी पिरसेनजित की बहन जो थी महाकौशला का विवाह किससे होता है? राजा बिंबिसार से होता है, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। इन चीजों को मैंने डिटेल में दोस्तों बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
आप ऑप्शंस को देख लीजिएगा क्या इसका बनेगा। पीसीएस 2002 और पीसीएस 2004 में पूछा गया। एसएससी वगैरह में दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं जी। तो दोस्तों आपको एक प्रश्न के चार चार प्रश्न बना रहा है। एसएससी में जब पूछा जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है। आपको मैं टफ से टफ प्रश्न कराने की कोशिश करता हूं कि एक प्रश्न में एक प्रश्न में चार प्रश्न जब आप करेंगे तो आपकी सोच डेवलप होगी, और जब एक बार में एक ही राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो उन प्रश्नों को आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन कर तभी पाएंगे जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो लिंक है इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नों को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सिर्फ हमारा उद्देश्य प्रश्नों को देखना कि हाँ प्रश्न बन रहे हैं हमसे या नहीं बन रहे। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजा दिए गए हैं और दोस्तों राज्य दिए गए हैं। तो राजा प्रगोद जो थे, राजा प्रगोद कहाँ के राजा थे? राजा प्रगोद कहाँ के राजा थे बताइए आप? राजा प्रगोद थे कहाँ के? पहली बात तो दोस्तों अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा था राजा प्रगोद। उदयन वत्स का राजा था। अगला देखते हैं प्रसेनजित कौशल का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंड प्रगोद किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड जो प्रगोद थे किसके राजा थे? चंड प्रगोद जो थे वह थे दोस्तों अवंती के राजा। अवंती के राजा थे प्रगोद। आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने बताया था कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, किसको? जीवक को प्रगोद को जब पीलिया हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है, तो उसके उपचार के लिए भेजते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एमपीपीएससी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यानी कि किस राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी? तो हमें दोस्तों खारवेल का एक राजा है, चेदी वंश का खारवेल। कौन सा राजा है? खारवेल। राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि नंद वंश के राजा महापदानंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। तो कहाँ पे खुदवाई थी? कलिंग में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। पीसीएस 1999 का पूछा हुआ है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन में प्राचीन काल का नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था अवंतिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप वीडियोस को देखिए उन दो मेरी, आप यकीनन 60 से 70 मिनट में वीडियो देख लेंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को देख लीजिए, इन प्रश्नों को करिए, तो मैं आपसे यह दावा करता हूं कि आप यकीनन इन प्रश्नों को बना पाएंगे और खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि हाँ ये प्रश्न जो टफ से टफ मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आपसे इजीली बन रहे हैं। एमपीपीएससी 1993 और 2009। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? दोस्तों आपको जो मैप है वो साइड में दिख रहा होगा, तो उसको आप करने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मैंने जब महाजनपद काल पढ़ाया था तो पूरी वीडियो में मैंने आपको मैप साइड में लगा के दिखाया था, ताकि आप मैप को देखें और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि महाभारत और महाभाष्य में माध्यमिका नगरी और विराट नगर जो कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, दोनों की जानकारी हमें महाभारत और महाभाष्य से मिलती है। आर्यस 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे राजा उदयन। कौन थे? राजा उदयन थे। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप कि पाटलिपुत्र की स्थापना राजा उदयन के द्वारा की गई थी। राजा उदयन 16 वर्ष की आयु में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर यानी कि हर्यक वंश की गद्दी पर बैठता है। तो पाटलिपुत्र की जो इसकी स्थापना की गई थी वह की गई थी गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनर ने काफी प्रश्न के साथ खेला है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया?
दोस्तों आपको याद रहता है कि सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। अब देखिए आप ऑप्शन में उदयन है ही नहीं, तो फिर पाटलिपुत्र को जो अपनी राजधानी बनाया था, ना तो अशोक ने बनाया था, ना कनिष्क ने, और ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने बनाया था? यह बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने मौर्य साम्राज्य को नहीं पढ़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर प्रश्न किस तरीके से पूछता है। जब हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे तो हम चंद्रगुप्त मौर्य में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे पाटलिपुत्र को क्रमशः किन किन राजवंशों के द्वारा अपनी राजधानी बनाया जाता है। बीपीएससी 1997 का पूछा हुआ प्रश्न है। मेरा सिर्फ उद्देश्य दोस्तों यही रहता है कि प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको देख के आप जो इनडायरेक्ट बनने वाले प्रश्न हैं उनको भी अपनी सोच से कर पाएं, जिस तरह के जो प्रश्न आपने यह देखा। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा प्रश्न कथन सत्य है? तो इसका जो ऑप्शन एक है, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरी, चंपा से नहीं घिरी है, गलत है दोस्तों। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो यहाँ दोस्तों यही सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको और प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि पाटलिपुत्र यह बसा हुआ है, तो उत्तर में इससे होकर जाती है, जैसे कि दोस्तों पाटलिपुत्र यह बसा हुआ है, तो उत्तर में इससे जो होके जाती है वह जाती है गंगा नदी, और जो पश्चिम में यहां से आती है वह आती है सोन नदी। तो यहां पे दोस्तों पाटलिपुत्र बसा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न दोस्तों पीसीएस प्रीवियस ईयर, यूपीएससी प्रीवियस ईयर के ही है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बसाया था? राजा उदयन ने बसाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न में दिया गया है राजा उदयन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन, लेकिन उसमें उदयन ऑप्शन में नहीं दिया गया था और ऐसे ऑप्शंस थे जिसमें सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। अगला प्रश्न है उदयन वासुदत्ता की जो दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? पहले इसके बारे में दोस्तों थोड़ा देख लीजिए। उदयन और वासुदत्ता जो कथा लिखी गई है वह लिखी गई है महाकवि भास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? भास के द्वारा लिखी गई है। इस कथा में उदयन और एक रानी थी वासुदत्ता, इनके प्रेम का वर्णन किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। जब उदयन उज्जैन की जेल में कैद थे तो उस समय महाभास ने उदयन के प्रेम के इस वर्णन को उदयन वासुदत्ता में किया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए अब इसके बारे में जो मुझे लगता है दोस्तों कि हाँ आपको चीज़ें बतानी चाहिए, उनका मैं डिटेल सॉल्यूशन भी लिख लेता हूँ। जो मैंने बताया वही है। किस तरीके से है कि उदयन वासुदत्ता की जो दंत कथा है उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने, एग्जाम में दोस्तों बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि उदयन वासुदत्ता जो प्रश्न लिखी गई है, स्वप्न वासुदत्ता, सॉरी दोस्तों मैं गलत बोल रहा हूँ, स्वप्न वासुदत्ता जो बुक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई? महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? महाकवि भास के द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासुदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन, यानी कि वत्स के नरेश थे जो उदयन, तथा अवंती नरेश प्रगोद, अवंती के नरेश थे कौन? प्रगोद, राजा थे प्रगोद, उनकी पुत्री का नाम था वासुदत्ता। अवंती के राजा प्रगोद की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैन के कारागार में कैद थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप एग्जाम में देखिएगा, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए किस तरीके के कि स्वप्न वासुदत्ता किसके द्वारा लिखी गई है? महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। स्वप्न वासुदत्ता का संबंध किससे है? उज्जैन से है। किससे संबंधित है? तो उदयन कौन से? वत्स नरेश उदयन तथा अवंती के नरेश, अवंती की राजा प्रगोद की पुत्री वासुदत्ता की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया। यूपीएससी में दोस्तों यह पूछा गया था कि किनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है? तो उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बताएं आप। तो छठी शताब्दी ईसवी पूर्व, छठी शताब्दी ईसवी पूर्व यह सभी महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था? 16 महाजनपदों में अंततः 4 महाजनपद निकल के आते हैं। कौन कौन से? एक मगध आता है,
एक आता है दोस्तों कौन सा, एक आता है कौशाम्बी और एक आता है कौशल और एक वत्स। 4 महाजनपदों में जो अंततः महासाम्राज्य के रूप में बनता है वह बनता है दोस्तों मगध। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं आप दोस्तों, आईएएस 1999 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, देखते हैं हम कि शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, उपयुक्त सभी। तो प्रारंभिक जो गणतंत्र था उसमें कौन सा नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र का मतलब आप समझ सकते हैं कि 16 महाजनपद में कितने गणतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। एक आ जाता है कौन सा, लिच्छवी, यानी कि जो आ जाता है जो 2 गणतंत्र थे 16 महाजनपदों में वह थे दोस्तों बज्जी और मल्ल। जो दोस्तों बज्जी महाजनपद था वह 16 राजवंशों से मिलकर बना था, जिनमें से एक थे लिच्छवी शासक जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं। दोस्तों यह थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको सुधार ले। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा था यह पूछ रहा है, तो इसमें से ना शाक्य है, ना यौधेय है, ना उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कुछ थोड़ी एडिशनल चीजें हैं दोस्तों, मैंने थ्योरी में आपको नहीं बताई थी कि बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है। बुद्ध काल में दोस्तों 10 एक तरह से कह सकते हैं कि गणराज्य थे। अब इनसे आपको 10 के नाम पता होंगे तो आप डिफाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ गंगा घाटी में 10 कौन कौन से राज्य थे। इससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों यूपीएससी में, खासकर यूपीएससी में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन बुद्ध काल के गंगा घाटी के गणराज्य नहीं है। तो आपको जब 10 पता होंगे तो आप इस प्रश्न का इजीली आंसर दे पाएंगे। मेरा दोस्तों बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको इजी प्रश्न कराऊं, मैं सिर्फ प्रश्न आपको इसलिए कराता हूं कि आप प्रश्न का जो टफ से टफ लेवल है उसको आप देखें, फिर तो इजी क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही पाएंगे। तो 10 जो थे आप देख पा रहे होंगे कि कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनगर के मल्ल, पाया के मल्ल और बिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यौधेय गणतंत्र यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। कौन सा, यौधेय गणतंत्र का पहला योग पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त काल तक विद्यमान था। यह है दोस्तों गुप्त काल के गंगा घाटी के 10 महाजनपद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का जो पहला गणतंत्र था वैशाली, वह किसमें था, वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी 2008 का दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। और वैशाली बुद्ध काल में सबसे बड़ा, ये भी प्रश्न दोस्तों पीसीएस में पूछा गया है कि बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, वह वैशाली था। लिच्छवी बज्जी संघ का सर्वप्रमुख थे। बज्जी संघ में मैंने बताया आपको कि 10 राजवंशों से मिलकर बना था, जिसमें सर्वप्रमुख या शक्तिशाली जो थे वह थे लिच्छवी गणराज्य। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कहाँ थी दोस्तों, कहाँ थी, वह वैशाली में थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाजनपद युग 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लिखित है। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है हमें, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि 2 ग्रंथों से हमें 16 प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अष्टाध्यायी है पाणिनि द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी, उससे हमें प्राप्त होते हैं 22 महाजनपदों की राजधानी। अब 16 और 22 कितने ज़्यादा हैं जी हैं दोस्तों 6 ज़्यादा। अब 6 जो ज़्यादा महाजनपद हैं उनके नाम इनसे अलग थे। अब इसमें पूछ रहा है कि 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में भी उल्लिखित हैं। यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और पाणिनि के अष्टाध्याय दोनों में मिलते हैं महाजनपद, उनके नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों,
मगध, अस्मक और कंबोज। ABC ऑप्शन इसका दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। RAS RTS प्री 2000 दोस्तों 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है, गलत लिखा है यहाँ पे, 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका कुछ देख लीजिए आप डिटेल कि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण थे। अष्टाध्यायी जो है किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा। इनका जन्म जो हुआ था तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का एक अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रमुख है 22 को हमें दोस्तों याद नहीं रखना है, प्रश्न आपको जो बनेगा वो इनसे ही बनेगा, जैसे मगध है, अस्मक, कंबोज, गांधार और शूरसेन। कौन कौन से है दोस्तों, मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार और शूरसेन। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बनाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है, तो किससे मिलती है दोस्तों। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लेवल थोड़ा और टफ होता चला जाएगा। इसे पूछ रहे हैं कि 16 महाजनपदों की सूची किससे मिलती है, तो जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय और बौद्ध धर्म के भागवतीय सूत्र से हमें प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। RAS 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किनकी राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी दोस्तों। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि उन वीडियो को आप जितनी भी स्पीड में देख पाए, चाहे आप जितना आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप, तो मैं कहूँगा कि आप नॉर्मल देखिए, लेकिन आप पढ़ चुके हैं 2-3 बार, अगर रिवाइज करना है आपको तो आप 1.5 स्पीड की 1.5x की स्पीड में लगाइए आप, और वीडियो को आप यकीनन 50 मिनट में देख लेंगे। और 50 मिनट की वीडियो से दोस्तों आप जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे आप पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। और 16 महाजनपदों को मैंने कैसे ट्रिक्स लगाई हैं, उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद थे उनमें ट्रिक्स लगाई हैं, PCS UP PCS में किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, सभी मैंने दोस्तों जहाँ ट्रिक्स लगती हैं वहाँ मैंने ट्रिक्स लगा के बताया है आपको और कन्फ्यूजन को दूर किया है। तो मथुरा की राजधानी क्या थी दोस्तों, मथुरा की जो राजधानी थी वह क्या थी, मथुरा की राजधानी थी सूरसेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2013 झारखंड PCS का पूछा हुआ प्रश्न है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ट्रिक्स को याद कीजिए कि चंपा आपको ट्रिक्स याद आ गई हो दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखी होगी। तो चंपा किसकी राजधानी थी, चंपा थी अंग की राजधानी। RO 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, मालिनी है, प्राप्त होता है। और दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण योजना जो है वास्तुकार थे वह थे महागोविंद। कौन थे, यानी कि जो नगर निर्माण बसाया गया था जिस योजना से, उसके वास्तुकार थे महागोविंद। और इसका जो महाभारत में चंपा का प्राचीन नाम है वह क्या है, मालिनी है। इनको भी आप याद रखें। 6ठी शताब्दी ईसवीय पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी दोस्तों, याद करिए, सुक्तिमती थी चेदी वंश की, जो कि वर्तमान बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जैसे कि जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, इस क्षेत्र में दोस्तों संपूर्ण बुंदेलखंड में यह सुक्तिमती महाजनपद अवस्थित था। मेंस 2011 का है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो मेंस भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो गोदावरी नदी, मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो कौन सा था, वह था दोस्तों अस्मक। कौन सा था, अस्मक महाजनपद था। किस नदी किनारे था, गोदावरी नदी घाटी में यह दोस्तों अवस्थित था। 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो मत्स्य कहाँ था दोस्तों, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, याद करिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, यानी कि जिसमें मत्स्य यानी कि मांस ज्यादा है, अगर जिसमें मांस ज्यादा होगा तो उसका शरीर कैसा होगा, विराट शरीर होगा। तो क्या राजधानी थी, वह थी विराट नगर विराट नगर राजधानी थी। तो यह कहाँ होगा, मत्स्य महाजनपद था राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मत्स्य की सिर्फ राजधानी ही पूछेगा आपको वर्तमान क्षेत्र पूछेगा, राजा पूछेगा और इनकी राजधानियां क्या, राजधानी पूछेंगे, और जो आसपास के जो महाजनपद हैं उनसे कैसे संबंध रहे, यह सभी चीजें आपसे पूछेगा एग्जामिनर। PCS 2017 का है दोस्तों। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी क्या थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों थी वह थी गिरिब्रज या राजगृह। क्या थी, गिरिब्रज या राजगृह थी। BPSC 2005। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, गिरिब्रज या राजगृह थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्राचीन मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब इसमें देखिए आप, मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी। अब इसमें दोस्तों ऑप्शंस में क्या दिया गया है? पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह गिरिब्रज या राजगृह थी। इसके बाद राजा उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर बसाया जाता है और राजधानी किसे बनाई जाती है? पाटलिपुत्र को बसाई जाती है। अब ऑप्शन में देखिए आप, पाटलिपुत्र दिया गया है। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था बीपीएससी 2020 का, ज्यादातर बच्चों का यह प्रश्न गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था? उन्होंने प्रश्न को ही सही से नहीं पढ़ा। पूछ रहा है प्राचीन महाजनपद जो था मगध की प्रथम राजधानी क्या थी, ना कि पूछ रहा है राजधानी क्या थी। अगर पूछता राजधानी क्या थी तो हम पाटलिपुत्र टिक कर सकते थे, लेकिन इसने पूछा है प्रथम राजधानी क्या थी, तो हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रथम राजधानी थी वह क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। राजगृह। देख सकते हैं दोस्तों कितना एग्जामिनर ने शब्दों के साथ खेला है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी सी होती तो आप प्रश्न कर ले जाते। एक प्रश्न की मैं दोस्तों कहता हूं कि एग्जाम में अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आपकी पूरी जिंदगी एक प्रश्न की वजह से बर्बाद हो सकती है। कि एक प्रश्न, मैं कहता हूँ एक एक पॉइंट की एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। कि जब पॉइंटों से सिलेक्शन रुकता है तो दोस्तों बाद में कितना अफसोस होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए दोस्तों बाद में पछताना ना पड़े मेहनत पे अपनी, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप और करिए और थोड़ा शार्पनेस के साथ करिए। चीज़ों को रटने के बजाय समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे आपको याद नहीं हो रहा है वहाँ पे ट्रिक्स लगाइए, चाहे कोई भी ट्रिक्स लगाएं, आप ट्रिक्स लगा के याद करने की कोशिश करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही मगध की राजधानी? तो मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह गिरिब्रज या राजगृह थी, गिरिब्रज थी और पाटलिपुत्र थी। जो राजधानी नहीं रही मगध की वह नहीं रही कौन सी दोस्तों? कौशाम्बी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। पीसीएस 2011 का पूछा हुआ है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? दोस्तों यह पीसीएस यूपी पीसीएस 2010 का पूछा हुआ है प्रश्न। किस तरीके से था? प्राचीन जो श्रावस्ती थी उसका जो नगर विन्यास किस आकृति का था? तो वह था दोस्तों कैसा? अर्ध चंद्राकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हर्यक वंश को इसी कारण पितृहत्या वंश कहा जाता है, क्योंकि जो बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की जो मृत्यु की उसके पुत्र किसने की? उदयन ने की। इसीलिए इसे पितृहत्या वंश कहा जाता है। अब एग्जामिनर ने किस तरीके से पूछा कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन सा था वह था दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता उदयन की हत्या की और वह किसके? अपने पिता अजातशत्रु ने अपने पिता किसके? बिंबिसार की हत्या की और अपने पुत्र बिंबिसार के द्वारा मारा गया। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 2007 पीसीएस में पूछा गया है। दोस्तों चीजों को आप अगर क्लियर रखेंगे तो प्रश्न एग्जामिनर की बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कि आपको प्रश्नों में डरा सके। आपसे अगर प्रश्न बनेंगे तो आप समझ पाएंगे। जब थ्योरी की पढ़ेंगे, जब प्रश्न देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ एग्जामिनर थ्योरी से किस तरीके से प्रश्न बनाता है। जो नए तैयारी करने वाले होते हैं उन्हें पता नहीं होता है चीज़ों के कि एग्जामिनर में या बुक में एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न बनाएगा। मैं कहूँ कि हिस्ट्री की ये बुक है, इसको आप पढ़ें और इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि इस बुक से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे तो आपको बुक पढ़े से कोई फायदा ही नहीं होगा। प्रश्न मैं इसीलिए कराता हूं दोस्तों कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है प्रश्नों में देख सके कि हाँ एग्जामिनर थ्योरी से किस तरीके से प्रश्न बनाता है और अपनी सोच को डेवलप करें और जो थ्योरी से अन्य क्वेश्चन बने उनको भी आप इजीली कर पाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? क्या था? अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? इसमें ऑप्शन देखिए आप, प्रसेनजित, चंड प्रगोद, राजा प्रगोद, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो अपने पिता की मृत्यु के लिए वो उत्तरदायी था वह था अजातशत्रु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो। पीसीएस 2011 का पूछा हुआ है। किसने मगध साम्राज्य में बज्जीय गढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? किसने मगध साम्राज्य में बज्जीय गणतंत्र को यानी कि जो गणसंघ था उसको हराकर आत्मसात तो किसने किया था दोस्तों? बज्जी को जो मिलाया था वह मिलाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की जो सबसे बड़ी सफलता थी मगध में बज्जी को मिलाना ही सबसे बड़ी सफलता थी। झारखंड पीसीएस मेंस 2000 दोस्तों 16 का प्रश्न है, यह 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासक काल में हुआ? पूछ रहा है मगध जो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो मालवा पर मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ था वह हुआ था दोस्तों शिशुनाग के शासनकाल में। इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी को पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बिंबिसार या अजातशत्रु को ही टिक करते, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह शिशुनाग है। अगला प्रश्न है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में जो नंद वंश का संस्थापक था वह था महापदानंद। महापदानंद को दोस्तों परशुराम का अवतार कहा जाता है। सर्प छत्रक नाशी यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। पूरे अगर मैं कहूं दोस्तों मगध साम्राज्य में शक्तिशाली जो राजा रहा है वह रहा है महापदानंद। कौन रहा है? महापदानंद रहा है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार जिसे कही जाती है वह कौन है? वह है दोस्तों महापदानंद। कौन है? महापदानंद है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2012 में पूछा हुआ है। वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो वाराणसी को निम्न में से किसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? दोस्तों यह जो प्रश्न है मेरा कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने प्रवक्ता 2007 परीक्षा में पूछा था, ऐसा कोई बुक में स्पष्ट नहीं है कि बिंबिसार के द्वारा। इसका जो आयोग ने सही आंसर माना है वह माना है दोस्तों महापदानंद को। क्या माना है? महापदानंद को माना है कि जिसने अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी को बनाया था। लेकिन किसी भी बुक में ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है दोस्तों कि महापदानंद का जो पुत्र था, महापदानंद के पुत्र को महापदानंद ने वाराणसी का मंत्री बनाकर वहां भेजा था। इतना लिखा हुआ है सिर्फ। इसका जो आयोग ने सही आंसर माना है वह महापदानंद माना है। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने अजातशत्रु को देखा, काला शोक को देखा और शिशुनाग को देखा। इनके बारे में हमें कोई ऐसी वाराणसी वाली बात देखने को नहीं मिली, लेकिन हमने जो महापदानंद को देखा उसके बारे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि वाराणसी को द्वितीय राजधानी बनाया था। तो इस आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन को काट के अपना एक आंसर निकाल सकते थे आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों थ्योरी जितनी मस्ट है, क्वेश्चनों से कहीं ज़्यादा मस्ट है थ्योरी। क्योंकि आप खुद जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी से आप खुद अपने इतनी आपकी सोच डेवलप्ड हो जाती है कि आप खुद से क्वेश्चन थ्योरी से बना सकते हैं कि हाँ एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न और इससे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात तो पहला जो मगध साम्राज्य पर वंश आया वह आया बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना राजा बृहद्रथ के द्वारा की जाती है। अगला जो आता है वह आता है हर्यक वंश, जिसकी स्थापना की जाती है दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? बिंबिसार के द्वारा की जाती है। बिंबिसार के द्वारा की जाती है। फिर तीसरा आता है दोस्तों वह आता है कौन सा आता है? बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। फिर आता है नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। और नंद वंश के पश्चात आता है नंद वंश के स्थापना जो की जाती है वह महापदानंद के द्वारा की जाती है। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद जब जब घनानंद चाणक्य को, कौटिल्य को या विष्णुगुप्त को जब प्रताड़ित करके अपने साम्राज्य से बाहर निकाल देता है तो वही चाणक्य जाके एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक बनाते हैं और वही चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश का उदय हुआ वह है मौर्य राजवंश। दोस्तों मेरा बताने का सिर्फ पूरी डिटेल यही होता है कि आप चीज़ों को जो आपको याद हैं उनको आप रिकॉल कर पाएँ। अगर आपको चीज़ों को याद नहीं है तो आप देख पर पाएँ कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेखीय प्रमाण है, राजा नंद का यानी कि जो राजा नंद है यानी कि नंद वंश से संबंधित है, उनका उल्लेख करने वाला जो अभिलेखीय प्रमाण है वह कौन सा है? मैंने बताया था दोस्तों के नंद वंश के संस्थापक है महापदानंद। महापदानंद ने कलिंग में क्या खुदवाई थी? एक नहर खुदवाई थी, जिसकी जानकारी हमें चेदी वंश के राजा खारवेल की हाथी गुंफा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। दोस्तों थ्योरी को पढ़िए, आप इजीली आप प्रश्नों को बना पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीसीएस में, एसएससी वगैरह में यह प्रश्न हजारों बार पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, इसकी थ्योरी दोस्तों किस तरीके से है?
गौतम बुद्ध के समय का, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य था जीवक, वह किसके दरबार में था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों किसका? बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार के समय में था। थोड़ी दोस्तों आपको टेक्स्ट थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, आप इसको बिंबिसार देख सकते हैं। जो जीवक था दोस्तों, राजा बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक था। अब होता क्या है, अवंती के राजा प्रगोद, अवंती के राजा प्रगोद पीलिया या पांडु रोग से जब ग्रसित हो जाते हैं, बीमार या पड़ जाते हैं, तो वही बिंबिसार अपने शत्रु प्रगोद के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है। देख सकते हैं कि कितना कूटनीतिक तथा अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करने वाला बिंबिसार था, जिसने अपने शत्रु के इलाज के लिए दोस्तों किसे भेजा? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। 2006 का पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे कथनों को उत्तर दें। देख सकते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, विश्व के सभी भागों में ईसवीं पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल रहा है। 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल रहा है, क्योंकि दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसवीं पूर्व में हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, बहुत सारे हमें धर्म देखने को मिलते हैं। इस्लाम धर्म, सभी धर्म दोस्तों हमें, इस्लाम धर्म हालांकि भारत में प्रचार जो होता है वह दोस्तों 6ठी 7वीं ईस्वी के करीब होता है, लेकिन जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है वह हमें जो देखने को मिलते हैं वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में जो समाज था, सही समाज था, सती प्रथा जैसे, वर्ण व्यवस्था जैसी कोई बातें नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज में कुरीतियाँ, आडंबर और बहुत सारी दोस्तों जो सामाजिक तरीके से गलत चीज़ें थी वो समाज में व्याप्त हो जाती हैं। उन्हीं को दूर करने के लिए समय समय पर धार्मिक आंदोलन चलाए जाते हैं। जो कि महान धार्मिक आंदोलन चले थे वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व चले थे। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व धार्मिक आंदोलन चले थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है, नहीं, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। उत्तराखंड पीसीएस 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? खासकर उन बच्चों को जो यूपी के हैं, आप बताइए इस प्रश्न को। इसका जो मैं जवाब दोस्तों नहीं दूंगा। देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आप इसका जवाब चाहे सर्च कीजिए चाहे कुछ कीजिए। जब आप दोस्तों सर्च करेंगे तो कालपी से संबंधित और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कालपी का काफ़ी दोस्तों पुराना इतिहास रहा है। आप जब कालपी के बारे में खोजेंगे तो देखेंगे कि कालपी नगर किस नदी के तट पर है, गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा। आप बताइए, थोड़ी सी मैंने हिंट दे दी है, यूपी वाले बच्चे खासकर इसका जवाब देंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2015 का है दोस्तों। यह जो है इसके बारे में थोड़ी सी मैं चीज़ बता देता हूँ। यह चौथी शताब्दी में राजा वासुदेव के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? राजा वासुदेव के द्वारा बसाया गया था। सूची एक सूची दो से दोस्तों मिलान करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। गुरु से आप सकते हैं गुरु की राजधानी क्या थी दोस्तों? गुरु की राजधानी क्या थी? साकेत थी, कौशाम्बी थी, अहिछत्र थी या इंद्रप्रस्थ थी? तो जो गुरु की राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। गुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अगला है दोस्तों पांचाल की राजधानी, पांचाल से मैंने ट्रिक से बताई थी हालचाल कैसे है? अहिछत्र, अच्छे है। तो ऑप्शन इसका तीसरा। अगला है दोस्तों कौशाम्बी की राजधानी कौन सी है? बत्स। कौशाम्बी से यानी कि बत्स कब करेंगे हम? शाम को बत्स करेंगे। बत्स मतलब बातें करेंगे। अगला है दोस्तों साकेत की राजधानी क्या थी? साकेत की राजधानी कौशल की राजधानी थी साकेत। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी दोस्तों थोड़ा सा गलत टिक लग गए हैं, फिर से देखते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अरे यार दोस्तों, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, वत्स की राजधानी दोस्तों क्या है? वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कौशल की राजधानी है साकेत। यह रही दोस्तों आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2008 प्री 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यवस्था के बारे में क्या है दोस्तों? पूछ रहा है, असत्य है। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन है दोस्तों कि जो श्रेणी व्यवस्था है
श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। हाँ, पहला ऑप्शन सही है। जो श्रेणी होती थी दोस्तों, व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। उत्पादित जो वस्तुएं होती थी उनकी गुणवत्ता और कीमत किसके द्वारा? श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। ऑप्शन सी भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में। यह जो मात्र शब्द है, अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है तो दोस्तों आप अपने तर्क के हिसाब से तर्क लगाइए। जहां पे मात्र केवल जो शब्द दिए जाते हैं वो उनकी तर्कता कम होती है, उनके गलत होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आपको प्रश्न नहीं पता है तो आप इसको देख के लगा सकते थे। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो यह गलत है, यह गलत है। आरएएस 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में यह व्यवस्था प्रचलित थी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यापार करने वाले समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई थी। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार, वाणिज्य संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमतें निर्धारित के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में भी ये थी, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा गलत हुआ। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो महाजनपद काल और मगध के उत्कर्ष से संबंधित पूछे जाते हैं, यह दोस्तों टफ से टफ प्रश्न थे। इनको बनानी है आपने। इसके बाद कोई भी बुक आपके पास हो, वैसे तो मैं कहता हूं बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 थ्योरी की वीडियो को पढ़ लिया है और इन प्रश्नों को कर लिया तो आपको और किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका कि आपने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, देखा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।